हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 11th का एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, केमिकल के थर्मोडायनेमिक्स। और ये एनसीईआरटी में आपके 11th में है और स्टेट बोर्ड में आपके ये 12th में है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊँगा और बहुत शॉर्ट टाइम में चैप्टर कैसे ख़त्म करना है वो मैं आपको पूरा बताऊँगा। सबसे पहले आता है चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या है? तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स एक टाइप का आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है। फिजिकल मतलब समझ में आ रहा है ना, इसमें कैलकुलेशन होना, फिजिकल साइंस बोल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक टाइप का आपका फिजिकल साइंस है और ये क्या करता है पता है? ये आपका याद रखना, क्वांटिटेटिव ये आपका एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। रिलेशनशिप निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन एनर्जीज, बराबर है। थर्मोडायनेमिक्स एक टाइप का फिजिकल साइंस होता है और ये क्या करता है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मेंटेन बताता है अपने को बिटवीन, हम बोल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट एनर्जीज़ के बारे में बता सकते हैं। देखो ना, थर्मो मतलब हीट चेंजेस भी हम लोग इसको, थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग हीट चेंजेस भी बोलते हैं। जहाँ पे हीट चेंजेस होता है ना, उस चीज़ को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, बराबर है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है क्वांटिटेटिव। थर्मोडायनेमिक्स कभी भी क्वालिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, वो हमेशा आपको क्वांटिटेटिव मतलब क्या, अमाउंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अमाउंट के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स कैनॉट बी डील्स विद एनी काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म। थर्मोडायनेमिक्स कभी भी किसी चीज़ के मैकेनिज्म्स के बारे में नहीं बताता, याद रखना। थर्मोडायनेमिक्स ने कभी भी किसी चीज़ के मैकेनिज्म्स के बारे में कभी नहीं बताता, वो आपको बताता है कि अमाउंट कितना है, मतलब क्वांटिटीज़ कितनी है, बराबर है। नो इन्फॉर्मेशन, ये आपको कभी भी याद रखना। किसी भी, अगर हम बात करें लिमिटेशन की बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो किसी भी रिएक्शन का रेट के बारे में कभी नहीं बताएगा। उसके इवन रेट के बारे में, यहाँ पे इवन उसके फिज़िकल या तो फिर केमिकल प्रोसेस के बारे में नहीं बताएगा, नहीं बताएगा ये, ठीक है। इसके बारे में नहीं बताएगा। थर्मोडायनेमिक्स कभी भी याद रखना, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ को डील करता है। फाइनल वैल्यूज़ को डील करता है, इनिशियल कितना वैल्यू था और फाइनल कितना वैल्यूज़ मिल गया उसके बारे में बताता है। हमेशा याद रखना, ये आपको मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बताता है। मैक्रोस्कोपिक लाइक कितना एटम्स है, कितना आयन्स है, कितना मॉलिक्यूल्स है, ये सारी चीज़ें आपको बताता है, बराबर है ये। फिर से याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स एक टाइप का फिजिकल केमिस्ट्री, वो आपको हीट चेंजेस के बारे में बताता है, या तो हीट और अदर फॉर्म की एनर्जीज़ के बारे में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मेंटेन करता है। कभी भी किसी चीज़ के मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता, ना कि उसका रेट बताता, ना कि उसके साइज़ के बारे में बताता, ना उसके शेप के बारे में बताएगा, ना ये बताएगा कि वो कैसा केमिकली रिएक्ट करेगा, उसके बारे में नहीं बताएगा। बताएगा किसके बारे में, इनिशियली वैल्यू कितना था, फाइनल वैल्यू कितना मिल गया। और हमेशा याद रखना, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को डील करता है, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स को डील करता है, बराबर है। तो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स को जो हेल्प करता है ना, बेसिक चीज़ जो हेल्प करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स की बात अगर हम लोग करते हैं, तो बेसिकली उसको तीन चीज़ें हेल्प करती हैं। मैं आपको ऐसे एक डायग्राम लेके बता देता हूँ। मान के चलो ये मेरा एक चाय का कप है, मान के चलो ये मेरा एक चाय का कप है, बराबर है। अब ये चाय का कप है, तो चाय के कप को अगर मैं बोलूँगा, तो जो मेरा चाय का जो कप है ना, वो मेरा क्या है, सिस्टम है, बराबर है। चाय का कप जिस इन्वायरमेंट के अंदर आता है, उस इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं सराउंडिंग। ये हो गया हमारा सराउंडिंग्स, बराबर है। ये सिस्टम है, बराबर है। और ये जो आउटर जो ये होता है ना, इसको हम कहते हैं बाउंड्रीज कहते हैं। ये हमारी बाउंड्रीज हो गई। चाय का कप सिस्टम हो गया, जिसके अंदर आ रहा है वो सराउंडिंग है, और जो आउटर लेयर जो चाय की कप है ना, उसको हम बाउंड्रीज कहते हैं, बराबर है। अगर हम सिस्टम की बात करें, तो देखो, सिस्टम के अपने सर्टेन कुछ टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें तो अपने सर्टेन कुछ टाइप्स होते हैं। अब मैंने क्या किया, चाय का कप ले लिया, ठीक है। चाय का कप ले लिया मैंने, यहाँ तक चाय भर दी, यहाँ तक मेरी चाय भर दी। और चाय का टेम्परेचर पकड़ के चलो, मेरा यहाँ पे 80 डिग्री के करीब है, 80 डिग्री सेल्सियस दे रहा है ये। अगर मैं 10 मिनट के बाद आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पकड़ लो आफ्टर, अगर मैं 10 मिनट्स के बाद आऊँ, 10 मिनट्स के बाद, तो मुझे ये जो है ना, ये जो चाय है ना, उसका जो टेम्परेचर 80 होगा ना, तो वो मुझे मिलेगा अराउंड, पकड़ के चलो 50 या 60 के करीब मिलेगा, मतलब टेम्परेचर कम हुआ। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मतलब आपको पता चला वेपर बाहर निकल रहा है। वेपर बाहर निकलेगा, तो क्वांटिटी भी धीरे से, हल्की सी क्वांटिटी कम होगी, अपने को दिखाई नहीं देगी, बट कम होगी, क्योंकि वेपर बाहर जा रहा है। मतलब ओपन में क्या होता है, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ओपन में आपका जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी एंड जो आपका मैटर होता है, एनर्जी और जो मैटर होता है, वो दोनों एक्सचेंज होता है। किससे एक्सचेंज होता है? सराउंडिंग से। किससे एक्सचेंज होता है? सराउंडिंग से। अब ये चाय का कप लिया मैंने, फिर से ले लिया चाय का कप, एक कप और चाय मैंने ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे चाय यहाँ तक भर के रख दी वो,
और मैंने क्या किया, इस बार इस पर ढक्कन डाल दिया, इस पर ढक्कन मैंने लगा दिया, तो फिर से चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री था, 80 डिग्री फिर से था। फिर से अगर मैं 10 मिनट के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि चाय का जो टेम्परेचर वो 60 डिग्री तक पहुँच गया या 50 डिग्री तक पहुँच गया, बट क्वांटिटी कम हुई क्या? नहीं, वेपर गया ऊपर टकरा के फिर रिटर्न नीचे आया, फिर वेपर गया ऊपर टकरा के फिर नीचे आया। ठंडा हुआ मतलब क्या एक्सचेंज हुआ? ओनली क्या एक्सचेंज हुआ? एनर्जी। क्या एक्सचेंज हुआ? एनर्जी। मैटर एक्सचेंज हुआ क्या? मैटर एक्सचेंज होता ही नहीं। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोज। बराबर, इसको हम क्या कहते हैं? ओपन बोलते हैं। इस सिस्टम के टाइप्स हैं। फिर अगला एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मैंने चाय का कप ले लिया, अब वो चाय के कप को मैंने क्या कर दिया, एक थर्मस के जैकेट में डाल दिया, एक थर्माकोल के जैकेट में डाल दिया, और डालने के बाद चाय भर दिया, इसका टेम्परेचर पकड़ लो फिर से वही 80 डिग्री के करीब हो गया। मैं 10 मिनट के बाद फिर से आया तो 80 डिग्री का 80 डिग्री होगा। क्वांटिटी तुम्हारा एज इट इज़ होगा, क्वांटिटी तुम्हारा एज इट इज़ होगा, मतलब वहाँ पे क्या है, मैटर है ना, मैटर और जो आपका मैटर और जो आपका एनर्जी है, बोथ कैन नॉट बी एक्सचेंज विद द वॉट सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। समझ में आया? ओपन में क्या होता है कि आपका दोनों एक्सचेंज हो जाता है, क्लोज में क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड में क्या होता है? दोनों एक्सचेंज नहीं होता है। आइसोलेटेड में क्या होता है? दोनों एक्सचेंज होते ही नहीं। समझ में आया? सिस्टम मतलब समझ में आ रहा है ना? सिस्टम मतलब क्या होता है? जो हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं, उसके आउटर जैकेट को हम बाउंड्रीज बोलते हैं, सिस्टम जिसके अंदर आता है उस चीज़ को हम सराउंडिंग्स कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अब नीचे जाते हैं। अगला जो चीज़ है इसमें हमको मिलता है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारी, वो हमको मिलेगा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़, अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर ना बेसिक दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो मैं आपको एग्जांपल लेके अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखो कैसे समझ में आ रहा है। अब समझो यहाँ ये मेरा एक कंटेनर है, ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर पकड़ लो 5 लीटर पानी है, और ये मेरा एक बड़ा सा कंटेनर है, इसके अंदर 10 लीटर पानी है, इसमें 5 लीटर पानी है और इसमें 10 लीटर पानी है। अब मैं क्या करता ना, इसको भी यहाँ से मैं गर्म कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से हीट दे रहा हूँ, बराबर है, हीट दे रहा हूँ। इसको बॉईल होने में अगर ये 5 मिनट लेता है तो ये बॉईल होने में कितना मिनट लेगा? तो ये बॉईल होने में 10 मिनट लेगा, बराबर है ये। अगर ये क्योंकि क्वांटिटी कम है, कम क्वांटिटी में बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कम टाइम लेगा, तो 5 मिनट ले रहा है तो ये बॉईल होने में 10 मिनट लेगा, बराबर दे रहा है ये। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री पे ये बॉईल होगा, तो ये वाला कितने पे? ये भी तो 100 डिग्री पे ही बॉईल होगा, बराबर है। तो इसके हिसाब से दो प्रॉपर्टी निकलती है, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है जिसका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड है, जिसका मैग्नीट्यूड है ना, वो डिपेंड करता है, वो क्या करता है? वो डिपेंड करता है किस पे? अमाउंट पे। और इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता, ये अमाउंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? चाय कम था, चाय कम था, टाइम क्या लगा? चाय यहाँ पे कम था तो टाइम यहाँ पे 5 मिनट लगा। और चाय अगर चाय पकड़ लो या पानी पकड़ लो, पानी इसमें 5 लीटर था तो इसको बॉयल होने में 5 मिनट लगा, इसमें पानी 10 लीटर था तो उसको बॉयल होने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट लगा, टाइम बढ़ गया। तो ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये आपका अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा क्या है? वो तो तुम्हारा एज इट इज़ हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब डिपेंड नहीं करे, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो उसको बोलेंगे इंटेंसिव। जो डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, जो डिपेंडेंट नहीं होता उसको बोलते हैं इंटेंसिव। इसमें क्या क्या आ सकता है? मास आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, इंटरनल एनर्जी आ सकता है, और क्या आ सकता है? यहाँ पे हीट कैपेसिटी आ सकता है, कम ज़्यादा हीट कैपेसिटी वहाँ पे आपको मिलेगा, बराबर दे रही है। और जो इसकी बात करें, जो कांस्टेंट होती है, चाहे आप कम लो या चाहे ज़्यादा लो, जो डिपेंड ही करता नहीं, वो होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पकड़ लो आपका हो सकता है वहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है, वहाँ पकड़ लो वो आपका डेंसिटी हो सकता है, वहाँ पे पकड़ लो आपका विस्कोसिटी हो सकता है, विस्कोसिटी हो सकता है, यहाँ पे अगर आप पकड़ लो तो सरफेस टेंशन हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। समझ में आ रहा ना? जो डिपेंडेंट होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो डिपेंडेंट नहीं होता उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। क्लियर है? समझ में आई है? चलो अगले टॉपिक की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो अपना जो टॉपिक है ना, जिसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टेट फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो एनी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज द वैल्यूज डिपेंड ऑन, जैसे
कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है ना, जैसे अगर हम बात करें कोई भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, वो जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आपकी डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ पे। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, उसकी इनिशियल वैल्यूज़ और फाइनल वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं। इंडिपेंडेंट किस पर इंडिपेंडेंट होगी, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी वो, आपका याद रखना, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो आपका करंट स्टेट पर डिपेंड करता है। इनिशियली कितना था और फाइनली आपको कितना मिल गया, उसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। उसी चीज़ को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन अपने को क्या बताता है, अगर मेरा डेल्टा वी कितना निकल के आ रहा है, मेरा डेल्टा पी कितना निकल के आ रहा है, मेरा डेल्टा टी कितना निकल के आ सकता है। डेल्टा वी की बात करें तो ये हमारा V2 माइनस V1 होता है, दिख रहा है ना, फाइनल वैल्यूज़ इनिशियल वैल्यूज़। P2 माइनस P1 निकल के आ सकता है, तो ये क्या आ सकता है आपका T2 माइनस T1 निकल के आ सकता है। समझ में आ रहा ना ये याद रखना, ये आपका पाथ पे आप कैसे वॉल्यूम कम कर रहे हो, कैसे प्रेशर कम कर रहे हो, कैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा, पाथ नहीं दिख रहा है वो, स्टार्टिंग में कितना था बाद में कितना मिल गया, वो दोनों के डिफरेंस से अपन स्टेट फंक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हो गया, इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन कहते हैं। अब थोड़ा अगर हम लोग और अंदर जाएंगे तो इसमें हम लोग को अगला टॉपिक की बात करते हैं, तो हमको इसमें मिलता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ सर्टेन प्रोसेस होते हैं, मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जो प्रोसेस हमारे पास जो निकल कर आता है जिसको हम कहते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, जब भी दिमाग में आपके आइसोथर्मल अगर वर्ड अगर आ गया ना, तो सीधा आप बोलो सर जहाँ पे आपका डेल्टा टी होता है ना वो कांस्टेंट होता है, ज़ीरो होता है या कांस्टेंट होता है। तो सीधी सी बात है, अगर डेल्टा टी अगर ज़ीरो होगा, मतलब अगर टेम्परेचर ही ज़ीरो, तो पार्टिकल यहाँ वहाँ घूमेगा क्या, नहीं। तो जब नहीं घूमेगा तो उसका जो डेल्टा यू रहेगा वो भी ज़ीरो होगा। पार्टिकल के अंदर अगर टेम्परेचर है ही नहीं, उसका टेम्परेचर आप डाल ही नहीं रहे, तो पार्टिकल कांस्टेंट एक जगह बैठ जाएगा ना आके, जो बैठ गया तो उसका डेल्टा यू ज़ीरो होगा। इसको आइसोथर्मल बोलते हैं। सेकंड जो होता है जिसको हम बोलते हैं, सेकंड वाला जो होता है जिसको हम कहते हैं आइसोबेरिक। आइसोबेरिक में क्या होता है कि जहाँ पे आपका डेल्टा पी आपका हमेशा जीरो होता है, जहाँ पे आपका प्रेशर जीरो होता है, जहाँ पे आपका क्या होता है प्रेशर हमेशा जीरो होता है। तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक, तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है, जहाँ पे आपका वॉल्यूम जीरो होता है, क्या होता है आपका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है, आप पकड़ लो आपका क्लोज कंटेनर है, उसमें आपका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। और एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं, चौथा जो प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं एडियाबेटिक। अभी एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका Q इज इक्वल टू जीरो होता है, Q कांस्टेंट होता है। बट Q कांस्टेंट बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं, देखो कैसे। अभी अगर Q मतलब हीट हो गया, अगर समझ लो सिस्टम, अगर समझ लो जो भी आपका जो सिस्टम है, अगर वो एक्सोथर्मिक है, ध्यान से देखना, अगर वो एक्सोथर्मिक है और अगर वो क्या है एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। अगर वो एक्सोथर्मिक अगर सिस्टम, ध्यान से देखो, अगर सिस्टम अगर आपका एक्सोथर्मिक होगा तो एक्सोथर्मिक मतलब क्या, हीट क्या कर रहा है, वो हीट रिलीज़ कर रहा है, ये रिलीज़ करेगा। ये क्या कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, बराबर है ना। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है हीट एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है हीट रिलीज़ करता है। तो बस यही आपको याद रखना है कि जब भी सिस्टम अगर आपका एक्सोथर्मिक होगा ना, एक्सोथर्मिक, तो वहाँ पे आपको चेंजेस क्या मिलेगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइज। तो यहाँ पे याद रखना टेम्परेचर, जो सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा ना, सिस्टम का जो टेम्परेचर वो राइज होगा, क्योंकि हीट बाहर जा रहा है। जब भी आपका प्रोसेस याद रखना, जब भी प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होगा, तो जो आपका सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर वो ड्रॉप होगा, क्या होगा, वो ड्रॉप होगा। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। जब भी सिस्टम आपका एक्सोथर्मिक होगा तो जो आपका सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। जब भी प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होगा, जो आपका सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ड्रॉप आउट होगा। एंडोथर्मिक में खींच रहा है ना, मतलब बाहर का सिस्टम से एनर्जी को खींच लिया, तो सिस्टम का टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा, कम हो गया। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, हीट बाहर दे रहा है, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर उसने बढ़ा दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो, अब बेसिक क्या होता है ना, बेसिक आपके इसमें दो चीज़ें आपको मिलती हैं, याद रखना। एक होता है आपका आइसोथर्मल और एक होता है आपका एडियाबेटिक। एडियाबेटिक होता है ये। तो जो आइसोथर्मल जो होता है ना, आइसोथर्मल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैं सीधा बोलूँ सर डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सर डेल्टा यू इज इक्वल टू भी सर आपका ज़ीरो होगा। दोनों सेम होता है, थोड़ा सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया यहाँ पे, बराबर है। क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, अगर यहाँ पे डेल्टा टी, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर डेल्टा टी ज़ीरो है,
यहाँ पे अगर Q कांस्टेंट हो गया ना तो भी क्या होगा, Q अगर आप हीट देना बंद भी कर दोगे तो भी क्या होगा, जो तुम्हारा कंटेनर उसमें से कंटेनर से हीट बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जब बाहर निकलेगा तो जो आपका टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर वो आपका हाई भी हो सकता है और टेम्परेचर आपका क्या हो सकता है, लो भी हो सकता है। जब भी टेम्परेचर हाई का भी होगा, जब प्रोसेस क्या होगा, Q क्या होगा आपका, एक्जोथर्मिक होगा। बराबर है, एक्जोथर्मिक हो रहा है, बाहर सिस्टम की तरफ हीट जा रहा है, हाई होगा, खींच लिया हीट, टेम्परेचर लो हो गया। बराबर हो रहा है, तो ये पहला डिफरेंस हो रहा है, याद रखना आप। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे होता है एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। एक्सचेंज ऑफ आपका यहाँ पे हीट होता है बिटवीन क्या, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है। टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट होगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी अगर आपका कांस्टेंट होगा, तो उस कंडीशन में किसी चीज़ को रन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बराबर है। अगर आपको मैंने क्या बोला, अगर डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो पार्टिकल एक जगह पे स्टक हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे कैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो आपका इंटरनल डेल्टा यू जो है, इंटरनल एनर्जी है, कभी कभी वो आपकी इंक्रीज़ होती है, तो कभी कभी वो क्या होती है, वहाँ पर डिक्रीज़ होती है। किस पर डिपेंड करता है, इसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। दिख रहा है ना, क्यू जीरो है बट टेम्परेचर आपका कम ज़्यादा हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी आपका वहाँ पे कम ज़्यादा होगा। ये जो रहता है ना, ये कभी भी ये आइसोलेटेड नहीं होता, ये आइसोलेटेड नहीं होता, ये आइसोलेटेड नहीं होता। किसके साथ, इन्वायरमेंटल सराउंडिंग के साथ कभी भी याद रखना, ये आइसोलेटेड नहीं होता, बट ये आइसोलेटेड होता है, ये आइसोलेटेड होता है। तो ये डिफरेंस याद रखना। आइसोथर्मल में अगर डेल्टा टी आपका जीरो होगा तो यहाँ पे आपका क्यू जीरो होगा। अगर डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो यहाँ पे डेल्टा यू, सीधी सी बात है, वो जीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल स्टक हो गया एक जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्यू अगर जीरो हो गया तो भी तो टेम्परेचर बाहर निकल रहा है या अंदर ले रहा है, तो कम ज़्यादा होगा। तो अगर ये कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपकी इंटरनल एनर्जी कम ज़्यादा होती जाएगी वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता। ये एक आइसोलेटेड नहीं होता, बट ये एक आइसोलेटेड होता है। सिस्टम यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली हमेशा आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब एक जगह पे, हम बोलते हैं ना कांस्टेंट हो जाना, वो ये नहीं होता। ठीक है, चलो यहाँ तक ये हो गया। अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना अपने पास, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। अब ये तो आपको पता ही होगा यार। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, आपको बोलो पी इंटू, अगर मैं वी की यहाँ पे बात करूँ तो आप मुझे बताओ, आप जो आपका जो प्रेशर है, प्रेशर का मतलब क्या है, फोर्स बाई एरिया, बराबर, इंटू वॉल्यूम हो गया ये आपका, बराबर है, इंटू वॉल्यूम हो गया। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यूनिट पुट कर दूँ, अगर मैं फोर्स का एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट। एरिया का यूनिट अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा लेंथ का मतलब डी पकड़ लिया, तो ये डी का स्क्वायर हो गया। तो वॉल्यूम का अगर मैं करूँगा तो ये मेरा डी का क्यूब हो गया। कैंसिल आउट करूँगा तो मतलब जो वर्क डन मेरा निकल गया है, जो मेरा वर्क डन निकल गया, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट प्रूफ हो गया, पता ना। पी वी इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया, ये आ गया, तो इसका मतलब हुआ क्या, वर्क डन। इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अब इसी में मुझे ना करना क्या पता है, इसी में कोई एक डेरिवेशन निकाल के आपको बताना है। तो डेरिवेशन पे आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दोगे तो डेरिवेशन आप लोगों को तुरंत आ जाएगा वो। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। जो अगला जो डेरिवेशन है ना, वो है ना अपना, ध्यान से देखना, वही है अपना प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की बात ही मैं करता हूँ। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की डेरिवेशन मैं आपको करके बताता हूँ, वर्क डन का डेरिवेशन। ये क्या होता है ना, ये आइसोथर्मल के लिए होता है। किसके लिए होता है, आइसोथर्मल के लिए। अभी ध्यान से देखो आप लोग, एक थोड़ा छोटा सा एक डायग्राम है, डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका पकड़ लो एक इनक्लो सिलेंडर है, ये आपका एक इनक्लो सिलेंडर है, और यहाँ पे एक मैंने पिस्टन यहाँ पे लगा के रख दिया। ये मेरा एक पिस्टन है, बराबर है। अगर मैं आपको बात करूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करूँ, तो ये मेरा V1 हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब मैंने पिस्टन के ऊपर क्या किया, फ्रिक्शन लेस होता है ना, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया इधर, तो मुझे पता चला कि पिस्टन मेरा यहाँ पे आ गया। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो पिस्टन मेरा ऊपर चला गया, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो थोड़ा ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, V2 हो गया। ये किसकी वजह से हुआ, डिस्प्लेसमेंट की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्योंकि जब आप प्रेशर, जब एक फ्रिक्शन लेस चीज़ में जब आप इसको ऊपर से दबाओगे ना, तो जब दबाओगे तो वहीं पे नहीं आएगा, थोड़ा पीछे। जैसे हम ब्रेक बस में जब खड़े होते हैं, सडन बस वाला अगर ब्रेक मारता है तो ब्रेक मारने के बाद पहले हम आगे जाके फिर पीछे आते हैं, तो हम उसी जगह पे नहीं आते, थोड़ा हम पीछे चले जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो अगर आपको पूछूं कि आप मुझे बताओ वर्क डन का मतलब क्या हुआ, यहाँ से वर्क डन का मतलब क्या होता है, यहाँ से वर्क डन का मतलब हो गया अपोजिंग
फोर्स इनटू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपोजिंग फोर्स मतलब ऊपर के साइड से, मतलब हो गया माइनस ऑफ एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो गया। डी एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, बराबर हो गया। अब एग्जैक्टली ये फोर्स आया कहाँ से? अगर मैं बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स आया मेरा कहाँ से आया, एक्सटर्नल प्रेशर से। एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ तो ही ना, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो क्या बढ़ गया, चेंज क्या हुआ, एरिया बढ़ गया। समझ में आ रहा ना? फोर्स आया कहाँ से, जब एक्सटर्नल प्रेशर मैंने लगाया तो पहले एरिया इतना था, अब एरिया इतना बढ़ गया। अब अगर मैंने इसको ऊपर पुट किया तो मतलब मेरे को क्या मिल गया, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो गया, एरिया इंटू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एरिया डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या चेंज हुआ, तो वॉल्यूम बदल गया। तो मतलब माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो गया, इंटू डेल्टा बी हो गया, बराबर है। तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू ब्रैकेट में V2 माइनस V1। समझ में आना ये वॉल्यूम का। अगर मैं इसको डी डब्ल्यू की बात करता हूँ, तो स्मॉल वर्क डन की बात करूँ, तो ये मुझे मिल गया डी डी एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाएगा, डी बी ओ। समझ में आया? तो एक छोटा सा डेरिवेशन था, मैंने आपको डेरिवेशन यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ। ये याद रखना, ये आपको न्यूमेरिकल के काम आएगा, ये न्यूमेरिकल के काम आएगा। अब मुझे अगर आप बताओ ना, अगर V2 अगर ग्रेटर देन होता है V1 से, या अगर V1 ग्रेटर होता है V2 से, बराबर है। अगर याद रखना, अगर V2 ग्रेटर देन होगा V1 से, तो जो आपका जो वर्क डन है ना, वर्क डन वो ऑलवेज़ क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखना, वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया, छोटा तो नेगेटिव। और ये अगर उल्टा हो गया तो जो वर्क डन आएगा वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये याद रखना, ये मैं आपको बार बार बताऊंगा नहीं, आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो अगर वर्क डन, अगर आपका याद रखना, अगर वर्क डन आपका नेगेटिव होता है, ध्यान से देखो, अगर वर्क डन आपका नेगेटिव होता है तो यहाँ पे भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर वर्क डन अगर आपका नेगेटिव होता है तो ये याद रखना, आपको याद रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, वर्क डन अगर नेगेटिव हुआ तो ये हीट है ना, वो रिलीज़ होगा। पॉजिटिव हो गया तो हीट क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब हो गया तो क्या हो गया, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो गया। और रिलीज़ हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। बराबर हो रहा है ना? नेगेटिव रहेगा तो हीट रिलीज़ है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। पॉजिटिव हो गया तो एब्जॉर्ब हो गया, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे अगर और चेंजेस अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ, हीट अगर नेगेटिव होता है ना, याद रखना, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये बाय द सिस्टम थ्रू वर्क करता है, बाय द सिस्टम, सिस्टम के थ्रू वर्क करता है ये। और अगर पॉजिटिव हो गया तो ऑन द सिस्टम वर्क करता है, ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्क डन, आइसोथर्मल वर्क डन बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल वर्क डन। फिर से याद रखना, आप लोगों को याद रहेगा कैसा है, डायग्राम से आप कंसिडर कर लेना। डायग्राम एक बार आप अच्छे से देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 था ना, हमने ऊपर से प्रेशर डाला तो हमारा पिस्टन नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, तो ये वॉल्यूम बढ़ गया, तो V2 हो गया, किसकी वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से। बस कुछ नहीं, वही बस फॉर्मूला डाला है, फोर्स किसकी वजह से आया, प्रेशर इंटू एरिया की वजह से आ गया, वो डाला, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो मतलब वॉल्यूम बदल गया। वॉल्यूम बदल गया तो हमारी ये फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला एक बार हमको ये मिल गया तो हमने यहाँ पे कंडीशन डाला, माइनस वर्क डन माइनस कभी होगा, जब ये V2 ग्रेटर देन V1 होगा। माइनस होगा तो हीट रिलीज़ होगा, प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक। प्लस होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा, प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। ये बाय द सिस्टम होता है, ये ऑन द सिस्टम होता है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत आता है, न्यूमेरिकल के लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो एक बनाऊंगा आपके लिए। चलो, अगला मैं इसी के साथ करता हूँ, अभी याद रखना आप लोग। अगला जो है वो है हमारे पास थोड़ा बड़ा सा है, मैक्सिमम वर्क डन। ज़्यादा सोचना नहीं है, मैक्सिमम वर्क डन जब भी आपके दिमाग में आए तो आप ये याद रखना, ये सीधा आपको इंडिकेट करता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। अब आपको पता चल गया ना, आइसो रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क डन कभी हो सकता है, जब प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड घूमे। तो याद रखना, एट लास्ट मोमेंट पे जाके वो आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मैक्सिमम वर्क डन आपका शो कर देगा वो। तो ये याद रखना, वो आइसोथर्मल के लिए था, ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए हो। कुछ नहीं आपको डेरिवेशन में करना है, आपको बस याद रखना डी का मैंने DW का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ P इंटू डी था। ये मैंने पीछे फॉर्मूला आपको बताया था, स्मॉल वर्क डन। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है लेट, कंडीशन आपको मिलता है P माइनस ऑफ, ध्यान से देखो, P माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी। अब आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज़ अगर मैं यहाँ पे ये निकाल लिया, ये P एक्सटर्नल है ये। अब व्हाट इज़ P एक्सटर्नल, जल्दी बताओ, व्हाट इज़ P एक्सटर्नल। कैन आई राइट डी पी
बताओ डी पी माइनस ऑफ पी, ये वैल्यू उठा के अंदर डालते हैं ना हम लोग, ये वाला वैल्यू उठा के डी डब्ल्यू उसकी जगह पर डालते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, डी पी माइनस ऑफ पी इंटू क्या हो जाएगा डी वी। मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, डी पी इंटू डी वी माइनस ऑफ पी इंटू डी वी हो जाएगा। ये दोनों माइन्यूट वैल्यू ना, छोटे छोटे वैल्यूज़ है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वर्क डन है, तो स्मॉल स्मॉल वैल्यूज़ दिए हैं, तो ये कांस्टेंट होता है। तो कैन आई राइट पी इंटू डी वी, बहुत छोटे वैल्यू निग्लिजिबल वैल्यूज़ होते हैं, तो हो गया। अब यहाँ पे फिर हमको एक कंडीशन मिलेगा, शायद हमने पढ़ा होगा किसी ज़माने में आइडियल गैस इक्वेशन। कंडीशन क्या था, पी वी इज इक्वल टू क्या कंडीशन था, एन आर टी। तो कैन आई राइट पी इज नथिंग बट इज इक्वल टू वॉट, एन आर टी अपॉन वी, बराबर है। ये वैल्यू उठा के हम डालते हैं ना उसकी जगह पर, तो जैसे ही उसकी जगह पर डालेंगे तो हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा, टी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एन आर टी डी वी अपॉन वी हो जाएगा, बराबर है ना। डी वी अपॉन वी, मैंने वी को इसके नीचे ले लिया, बाकी को साइड में कर लिया हूँ। ये वैल्यूज़ मैंने पुट की है, पी की यहाँ पे वैल्यूज़ डाली मैंने। आगे जब मैं सॉल्व करूँ तो मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो ये मेरा हो गया डी डब्ल्यू, नीचे हो गया डब्ल्यू वन, पावर में हो गया डब्ल्यू टू माइनस ऑफ एन आर टी। इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये डी वी अपॉन वी की जगह पे क्या हो जाएगा, नीचे हो गया वी वन, ऊपर हो गया वी टू। सॉल्व करूँगा यहाँ से तो मुझे पता है ये मेरा हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का निकालूंगा, डब्ल्यू कट जाएगा, तो ये डब्ल्यू बच गया। ऊपर बताओ क्या था, डब्ल्यू टू, नीचे क्या हो गया डब्ल्यू वन। इसको सॉल्व करूँगा तो मतलब माइनस ऑफ क्या निकल गया, माइनस ऑफ एन आर टी हो गया। और इसको निकालेंगे तो वन बाई एक्स के, मतलब ये लॉन 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 हो जाएगा, लॉग नहीं है, लॉन हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा लॉन ऑफ मॉड ऑफ वी। ये वी वन है, ये वी टू है, बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे फटाफट। डब्ल्यू टू माइनस ऑफ डब्ल्यू वन हो गया, ऊपर माइनस नीचे का लिमिट पुट करता है, माइनस ऑफ एन आर टी, यहाँ पर भी वही ऊपर माइनस, मतलब ऊपर मतलब लॉन ऑफ वी टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, लॉन ऑफ, बोलो फटाफट, वी वन हो गया। सॉल्व करके बैठेंगे तो ये जो वैल्यूज़ है इसको बोलते हैं डब्ल्यू मैक्स, और ये हो गया माइनस ऑफ एन आर टी, ए इंटू बी के फॉर्म, ए माइनस बी के फॉर्म है, तो ये लॉन ऑफ क्या हो जाएगा, वी टू बाई वी वन, उसके फॉर्म में होगा ना, लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्मूले में। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूँ, लॉन को जब आप लॉग में कन्वर्ट करोगे ना, लॉन को जब आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो बस कुछ नहीं करना, आपको लिखना है सिर्फ डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू, आपको डालना है माइनस ऑफ 2.303 एन आर टी इंटू डालना है आपको लॉग ऑफ वी टू माइनस वी वन। फॉर्मूला फाइंड आउट होगा, फॉर्मूला आ गया, ये डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला है। इसी में एक फॉर्मूला एक और आता है बॉयज़ लॉ के हिसाब से, तो वो वाला भी फॉर्मूला आपको याद रखना न्यूमेरिकल के लिए, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 एन आर टी इंटू आप जाएगा लॉग ऑफ पी वन बाई पी टू। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया ना। ये पहले वाला इक्वेशन है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन उसने दी थी, हमने पी एक्स की यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी, जैसे यहाँ पे डाली तो फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे ये भी छोटा वैल्यू है और ये वाला भी छोटा वैल्यू निग्लिजिबल हो गया, ये आ गया। आइडियल गैस इक्वेशन हमको पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी की वैल्यू निकाली हमने, पी की वैल्यू निकाली तो हमको ये मिल गया, इसको हमने यहाँ डाला, हमने वी को खाली वी के नीचे ले लिया है, इंटीग्रेट किया, लिमिट डाला, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन निकाला तो डब्ल्यू मिल गया, वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन निकाला तो लॉन ऑफ वी आ गया, लिमिट डाला, लिमिट डाल के पुट किया, लॉग ए माइनस लॉग वी के फॉर्मूले था तो ए बाई वी हो गया। उसके बाद लॉन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 आ गया, खत्म हो गया। ये बॉयज़ लॉ के हिसाब से आता है इक्वेशन नीचे, बॉयज़ लॉ के हिसाब से। समझ में आइए, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना जो कॉन्सेप्ट टॉपिक है ना, अगला जो टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो आपको सीधा बोल देता है एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये चीज़ आप याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स है ना, वो आपको एक ही चीज़ के बारे में बताती है, किसके बारे में बताती है, पढ़ो, इंटरनल एनर्जी के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, वो आपको हमेशा एक ही चीज़ के बारे में बताएगा। वो चीज़ क्या है पता है आपको, वो सीधा बोलेगा था एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जनरली बताता ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स है ना, वो आपको बताता है किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। ये बताता है, इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा यू। ये बताता है कि जो पूरा यूनिवर्स का जो इंटरनल एनर्जी है ना, पूरा यूनिवर्स का जो इंटरनल एनर्जी है,
वो आपका हमेशा कांस्टेंट है, वो आपका क्या है वहाँ पे कांस्टेंट। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एनर्जी भी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सर्टेन चीज़ बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है। बट ये बताता है कि किसी भी चीज़ की जो इंटरनल एनर्जी है ना वो किस पर डिपेंड करती है, Q प्लस डब्ल्यू पर डिपेंड करती है। सीधी सी बात है ना। अगर कोई सिस्टम है अगर नॉर्मल सी मैं आपकी बात में करूँ, इसे मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये मेरा एक कंटेनर हुआ, ठीक है, और ये मेरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ये मेरा पानी यहाँ तक, मैंने इसे पानी यहाँ पे भर के रखा हुआ है। और जब तक मैंने यहाँ पे कोई हीट अप्लाई नहीं किया, मेरा जो पानी है वो मेरा वेपर में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है। पार्टिकल मेरा एज इट इज़ फ्रीज पड़ा हुआ है, वहीं पर रुका हुआ है। मैंने क्या किया, हल्का सा इसको गर्म किया, हल्का सा मैंने इसको गर्म किया। जैसे मैंने गर्म किया तो यहाँ से हीट गया, पार्टिकल जाग गया, एक्सेलरेट हुआ, थोड़ा एक दूसरे को ढकेलने लगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना वैसे वैसे पार्टिकल धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना चालू होगा। अब पार्टिकल वेपर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, क्यू। जैसे मैंने यहाँ पे क्यू अप्लाई किया, पार्टिकल के अंदर का क्या बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। जैसे ही वो इंटरनल एनर्जी बढ़ गया तो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो पार्टिकल जब डिस्प्लेस हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्सफुली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो किसी भी चीज़ का जो इंटरनल एनर्जी होता है ना वो अप्लाइंग हीट और उसके वर्क डन पर डिपेंड करता है। अब इसका यूज़ क्या पता है, ये अपने को यूज़ मिलेगा मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मॉडिफाइड इक्वेशन में अपने को ये हेल्प मिलेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैंने आपको बताया कुछ सर्टेन टाइप्स के अपने क्या होते हैं, प्रोसेस होता है। तो उसी इक्वेशन को अपने को इसके अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड करना है। तो आप मुझे एक लाइन से बताते जाओगे। मेरा फॉर्मूला ये था। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, सबसे पहले कि अगर मैं बात करता हूँ एडियाबेटिक की बात करूँ तो एडियाबेटिक में क्या कांस्टेंट था, एडियाबेटिक में Q 0 था। तो यहाँ पे डालो ना तो फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा मेरे पास क्या था, आइसोथर्मल था। तो अगर मैं आइसोथर्मल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आइसोथर्मल में डेल्टा टी और डेल्टा यू दोनों जीरो था ना। तो जीरो हो गया तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ W हो गया। तीसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मेरे पास था बोलो ना आइसोबेरिक था। तो अगर मैं आइसोबेरिक की बात करूँ तो वहाँ पे क्या था, डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो था। बट प्रेशर तो इधर है नहीं, बट मेरे पास W में प्रेशर का फॉर्मूला है। कैन आई राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो अगर ये जीरो हो गया ना, क्योंकि W का फॉर्मूला हमने पीछे प्रूफ किया था, तो ये जीरो हो गया तो फॉर्मूला क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, Q हो गया। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, वहाँ पे Q हो गया। बराबर देना, समझ में आ रहा है ये, डेल्टा यू इज इक्वल टू वहाँ पे Q हो गया। यहाँ पे एक इक्वेशन और जनरेट होता है वहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ना, कभी कभी क्या होता है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो वहाँ पे जो आपका ना QP जो होता है ना, QP उसका मतलब होता है डेल्टा यू प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा यू। ये आपको आगे भी पता चलेगा, फिलहाल आप ये याद रखो। चौथा इक्वेशन मेरे पास फटाफट बताओ, चौथा क्या था अपने पास, आइसोबेरिक के बाद शायद मेरे ख्याल से आइसोकोरिक था। तो आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट था, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो था। तो फिर से यहाँ पे वॉल्यूम जीरो डालो ना तो फॉर्मूला फिर से क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q। समझ में आ रहा है ये, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बस इसमें अपने को वैल्यूज पुट करना रहता है। ये मैंने डाला तो ये मिल गया, ये डाला तो मुझे ये मिल गया। वर्क डन का मैंने फॉर्मूला डाला, प्रेशर को मैंने यहाँ पे जीरो डाला तो मुझे ये मिल गया, और वॉल्यूम को जीरो डाला तो मुझे ये मिल गया। क्लियर, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आया ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, पूरे यूनिवर्स का जो इंटरनल एनर्जी है ना वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्या होता है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किसी भी मतलब सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होता है ना वो उसके अप्लाइंग ऑफ हीट और उसके W पे वर्क डन पे डिपेंड करता है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। सेकेंड लॉ की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ ज़्यादा कुछ नहीं बताता, वो आपको बताता है किसके बारे में, इसने आपको हीट के बारे में बता दिया ना, इसने इंटरनल एनर्जी के बारे में बता दिया, तो ये आपको बताता है हीट के बारे में। हीट का मतलब यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी। हीट का मतलब क्या है, एंथैल्पी। ये बोलता है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। मतलब हीट का जो फ्लो है ना वो हमेशा यूनिडायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में होता है, कहाँ से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ में जाता है। ये सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स आपको ये बताया। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा सोर्स के। अगर किसी चीज़ को हम लोग, अगर स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, यूनिवर्स का भी धीरे धीरे हीट बढ़ते जाता है, तो मतलब वो बोलता है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर की तरफ कन्वर्ट होता है। अब ये बोलता है ना, किसी भी सिस्टम का जो एंथैल्पी होता है वो इसके इंटरनल एनर्जी
अब प्लस वहाँ पे प्रेशर इनटू उसके वॉल्यूम्स के बराबर होता है ये बताता है आपको। अब कुछ नहीं, आपको ये प्रूव करना है, मतलब यहाँ पे आपको निकालना, आपको उसने कंडीशन दे दिया H इज इक्वल टू आपको दे दिया उसने U प्लस पी भी दे दिया उसने। अब आप करोगे क्या, H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा P1, फिर यहाँ पे क्या आ गया V1। कैन आई राइट H2 इज इक्वल टू वॉट U2 प्लस बोलो ना P2 इंटू क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। मुझे पता है स्टेट फंक्शन होता है, तो मैं अगर डेल्टा एच की वैल्यू में निकालूँ तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, स्टेट फंक्शन है ना, तो H2 माइनस H1 फाइनल माइनस इनिशियल, वैल्यू डालो फटाफट, क्या हो जाएगा U2 प्लस बोलो फटाफट P2 V2 माइनस ऑफ क्या हो गया U1 माइनस हो जाएगा ना, ब्रैकेट कर लेता हूँ, ये हो गया P1 V1 हो गया, बराबर हो गया। अभी कैन आई राइट यहाँ पे कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे U2 माइनस U1 प्लस ऑफ वॉट P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1। यहाँ पे कंडीशन होता है कि किसी भी चीज़ का जो इनिशियल प्रेशर होता है ना P2 P1 और फाइनल प्रेशर होता है ना P2, वो उसके एक्चुअल प्रेशर के बराबर होता है। लेट ये कंडीशन है। अभी वैल्यू डालो फटाफट आप और निकाल लो आप जल्दी से, तो क्या हो जाएगा बोलो U2 U1 प्लस P ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 ऊपर वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से, क्योंकि P1 P2 का तो वैल्यू P हो गया ना। अब निकालें तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू बोलो फटाफट, और सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो फटाफट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस यहाँ से पी इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा, निकल गया। समझ में आया ना, इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला प्रूफ बोलते हैं इसको। अब इसमें बहुत सारे रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, वो मैं आपको खाली बताते जाता हूँ, आप देखते जाना वहाँ पर। क्लियर ना, क्लियर ना, मैंने आपको क्या बोला, हीट है ना, तो हीट मतलब डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब क्या हो सकता है, क्यू भी तो हो सकता है ना, डेल्टा एच मतलब आपका क्यू भी हो सकता है। समझ में आया ना, क्योंकि वो भी हीट का एक इक्वेशन है। बोलेंगे क्यू इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं ना यहाँ पे डेल्टा यू प्लस यहाँ पे पी इंटू डेल्टा वी भी तो अपन लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों हीट को ही रिलेट करता है। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको बोलेगा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, ना ध्यान से देखना, रिलेशनशिप बिटवीन आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एन का रिलेशन आप ढूंढ के बताओ कैसे ढूंढोगे वहाँ। तो ये भी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू प्लस क्या था वहाँ पे पी इंटू डेल्टा बी था। तो हमको बस इसको खोलना है ना, तो मैंने डेल्टा यू का डेल्टा यू हो गया, इसको मैं खोलूँगा तो ये हो जाएगा मेरा V2 माइनस और V1 हो गया। इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा PV2 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा PV1 हो जाएगा। ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना, अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिला, डेल्टा यू इज इक्वल टू N2RT हो गया ना, वो आइडियल गैस इक्वेशन इसका वैल्यू, और ये क्या हो गया N1RT। दोनों को अगर मैं लिखूँ तो मैं डेल्टा यू इज इक्वल टू मैं RT को अगर मैं बाहर निकालूँ तो मैं अंदर लिखता हूँ N2 माइनस ऑफ N1, और इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या ना डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन इंटू क्या हो जाएगा RT। समझ में आ ना, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। क्लियर है ना, डेल्टा एच और डेल्टा एन का रिलेशन हो गया। डाउट रहेगा तो मुझे पूछना, कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगा इसका मतलब। और इसमें एक रिलेशन और एक इसमें कुछ एक पूछता है, वो आपको पूछता है यहाँ पे कि आप वर्क डन के बारे में बताना, वर्क डन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का आप वर्क डन कैसे निकालोगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। बताओ ना वर्क डन का फॉर्मूला क्या था। वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या था डेल्टा बी था। यहाँ पे उन्होंने कंडीशन डाल दिया, कंडीशन और ये डाल दिया कि लेट पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी। चलो पुट करो, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पी इंटू कैन आई राइट V2 माइनस V1 माइनस ऑफ पी इंटू V2 प्लस ऑफ पी इंटू V1 मल्टीप्लाई किया था, बोलो वैल्यूज कितना आ गया, माइनस ब्रैकेट में ले लिया मैंने N2RT हो गया, और ये क्या हो गया N1RT हो गया। क्लियर। अगर मैं यहाँ से माइनस RT को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो कैन आई राइट ब्रैकेट में N2 माइनस ऑफ N1 मल्टीप्लाई कर लो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ RT इंटू क्या हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो दीज आर द रिलेशंस, दीज आर द रिलेशंस। अब यहाँ पे क्या है ना, एक आपको पूछा है कंडीशंस, कंडीशंस भी मैं आपको बता देता हूँ, ये याद रखना, ऐसा सारे फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। कंडीशन ये आपको पूछेगा ना कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बारे में आपको वो कंडीशंस पूछेगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बारे में आपको कंडीशन पूछेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं दूसरे पेज पे कर देता हूँ, कंडीशन फॉर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ध्यान से देखो, पहला कंडीशन, अगर मैं कोई रिएक्शन कैरीड करता हूँ मैं क्लोज वेसल्स के अंदर,
अगर कोई रिएक्शन अगर मैं कैरी करता हूँ क्लोज वेसल के अंदर, तो क्या वहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, क्लोज मतलब क्लोज कंटेनर के अंदर, तो वहाँ पे आपका सीधी सी बात है, वहाँ पे जो आपका डेल्टा वी जो रहेगा ना, वो आपका हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा ज़ीरो। तो फॉर्मूले में डालो ना, तो अगर डेल्टा फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी है ना। तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो क्या ना राइट, डेल्टा एच इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा यू। बराबर हो गया ना। पहला कंडीशन है क्लोज वेसल्स के, याद रखना ये आपका क्लोज वेसल्स के अंदर हो गया। क्लोज मतलब क्लोज कंटेनर या क्लोज सिस्टम के अंदर हो गया, ये हम लोग बोल सकते हैं इसको। सेकेंड कंडीशन दे रहा है व्हेन द रिएक्शन इन्वॉल्व एनी सॉलिड लिक्विड, अगर किसी भी व्हेन द रिएक्शन इन्वॉल्व एनी सॉलिड एंड लिक्विड एनी सॉलिड एंड लिक्विड, तो सीधी सी बात है, अगर सॉलिड लिक्विड आएगा तो वहाँ पे डेल्टा वी जो रहेगा ना, वो निग्लिजिबल होगा, और निगलेक्ट उसको मतलब नेगलेक्ट करेंगे वहाँ पे डेल्टा वी। जनरली गैस फॉर्म के लिए होता है ना, वॉल्यूम अपन गैस के लिए अपन देखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। बराबर हो गया। थर्ड कंडीशन अपने को दे रहा है इन द रिएक्शन विच द नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल है ना, मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, प्रोडक्ट के अगर बराबर हुआ तो मतलब क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मतलब N1। तो अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू क्या, तो डेल्टा यू प्लस अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मेरे को मतलब डेल्टा एन इंटू आर टी मिलेगा ये। तो अगर ये भी तो N1 N2 बराबर हो गया, तो दोनों फॉर्मूला N2 माइनस N1 होता है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, फॉर्मूला निकल के आ गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा हो गया। ये तीन कंडीशन है, और तीनों कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल बहुत है चैप्टर के अंदर, तो न्यूमेरिकल मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। देखो अभी यहाँ तक तो हम लोग ने कर लिया। अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है ना, वो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर का है। तो पहले तो मैंने आपको बोला मैं इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जो डेरिवेशंस टाइप में चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर भी एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी देखो, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों एक दूसरे को रिलेटेड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन बोल सकते हैं। एंट्रोपी अगर दिमाग में आना तो याद रखना उसका मतलब ये होता है डिसऑर्डर। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको भी एक्सप्लेन करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है ना, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, आज मैं इधर हूँ तो कल मैं कहीं और हूँ, परसों मैं कहीं और हूँ, फिर मैं अलग अलग, मतलब एक जगह पे मैं कांस्टेंट नहीं हूँ। अगर एक जगह पे अगर मैं कांस्टेंट नहीं हूँ, मतलब मेरी एंट्रोपी वहाँ पे दिन पे दिन वहाँ पे क्या होती है, बढ़ती जा रही है। अगर नॉर्मल सा एग्जांपल अगर मैं आपको ये लेके बताऊँ, ये सॉलिड है, तो अगर कोई बोलेगा इसका एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस होता है। कोई बोलेगा सर जीरो है, क्या है यहाँ पे जीरो, क्योंकि चिपका हुआ है ना। अभी यहाँ से ध्यान दो, अभी आया ना डिसऑर्डर हो गया, थोड़ा लंबा लंबा गया ना, तो मतलब थोड़ा बढ़ गया एंट्रोपी। अब एक इधर है, एक इधर है, एक ऐसा है, एक ऐसा ऐसा, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा मतलब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्ट हो गया तो इसमें एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होगी। जितना डिसऑर्डर बढ़ता है ना, मतलब जितना बोलते हैं ना रैंडमनेस टूटता है, उतना धीरे 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 आपका एंट्रोपी बढ़ते जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बताता है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है कंटिन्यूसली वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मेरा एंट्रोपी है तो वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, तो ये तो आपको पता चला है क्यू, किसकी वजह से बढ़ रहा है वहाँ पे, क्यू। और क्यू याद रखना, एंट्रोपी का फॉर्मूला है क्यू अपॉन, फॉर्मूला होता है टी, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो एंट्रोपी वाला जो सिस्टम है ना, उसको एक साइंटिस्ट ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम था गिब्स एनर्जी। अब गिब्स ने अपना क्या बताया था, गिब्स ने अपने को बताया था जी इज इक्वल टू एच इंटू एच माइनस टी इंटू एस बताया था। ये बोला था कि ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये स्टेट फंक्शन हो गया तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा जी हो सकता है, ये डेल्टा एच हो सकता है, और माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टी इंटू मेरा डेल्टा एस हो सकता है। तो ये याद रखना, ये सब स्टेट फंक्शन है, ये सारे स्टेट फंक्शन है। और फिर गिब्स एनर्जी ने मुझे यही याद रखना, ये गिब्स एनर्जी है, ये एंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है, ये टेम्परेचर दे रहा है। अब यहीं पे क्या है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता होगा ना, डेल्टा एस सिस्टम प्लस फिर यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन है लेट किसी भी सिस्टम का जो तुम्हारा डेल्टा एस सिस्टम जो होता है ना, डेल्टा एस जो सिस्टम होता है वो एग्जैक्टली एंट्रोपी के बराबर होता है, एग्जैक्टली एंट्रोपी के आपके बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना, सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो तुम्हारा डेल्टा एस के बराबर होगा, ये बराबर है।
और किसी भी सिस्टम का डेल्टा एस जो सराउंडिंग होगा ना, सराउंडिंग, वो याद रखना वो अप्लाइंग हीट अपॉन टेम्परेचर होगा। ये आपको कंडीशन याद रखना। ये वाला वैल्यू उठा के मेरे को, ये वाला वैल्यू उठा के पुट करो तो डेल्टा एस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट। ये तो आपका डेल्टा एस हो गया, ये माइनस हो गया डेल्टा एच अपॉन टी हो गया। बस आप कुछ नहीं, आपका एलसीएम निकालना है तो कहना ही रहा टी माइनस ऑफ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा एस हो गया। और ये तो आपको पता चल गया ना, ये आपका प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो गया, बराबर हो गया। क्लियर इतना। अब मुझे करना कुछ नहीं, मुझे मतलब खाली मैं ना माइनस, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ या माइनस को कॉमन नहीं भी लेता हूँ तो भी मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा एस। अब इसका वैल्यू तो आपको दिख रहा है डेल्टा जी है, इसका वैल्यू तो आपको दिख रहा है ना डेल्टा जी है, तो मतलब माइनस ऑफ टी इंटू मेरा जो डेल्टा एच टोटल जो है ना, टोटल वो क्या हो सकता है यहाँ पे, डेल्टा जी हो सकता है। समझ में आना, ये डेल्टा जी हो गया यहाँ पे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला सब आपको न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। मुझे खाली आप लोग ये बताओ, जो डेल्टा जी और जो डेल्टा एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कंडीशन क्या पूछेगा आपको, कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ। देखो कंडीशन यहाँ पे कैसे पूछेगा। अभी अगर डेल्टा जी, ध्यान से देखना, अगर डेल्टा जी अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो याद रखना आपका जो प्रोसेस होगा वो आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, सेल्फ प्रोसेस होगा। डेल्टा जी ग्रेटर देन अगर ज़ीरो होगा तो ये होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू अगर ज़ीरो होगा तो याद रखना ये आपका इक्विलिब्रियम होगा, प्रोसेस इक्विलिब्रियम होगा। यही पूरा उल्टा हो गया ना, अगर डेल्टा एस की बात अगर हम करेंगे तो अगर डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया तो ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। डेल्टा एस अगर बड़ा हो गया ज़ीरो से तो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। और अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये आपको याद रखना, बस समझ में आया ना ये। देखो यहाँ पे ना आपको कुछ कंडीशंस भी याद रखनी पड़ेंगी, तो मैं आपको कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ। तो कंडीशन आपको भूलना नहीं है, जो आपका एमसीक्यूज़ में बड़े पूछते हैं। हमारा गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, आप लोग बताओ ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच था माइनस ऑफ क्या था यहाँ पे, टी इंटू क्या था, डेल्टा एच था, यही फॉर्मूला था ना। अब इस इक्वेशन से आपको क्या नॉलेज होता है, अगर आप इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो हमको ये पता चलता है कि डेल्टा जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या है, डेल्टा एच है। डेल्टा जी की अगर हम बात करें तो वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच है, क्यों, नेगेटिव है ना, यहाँ पर नेगेटिव है। और अगर हम बात करें तो डेल्टा एच जो दे रहा है ना वो भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डेल्टा एच है वो भी हमारा क्या दे रहा है वहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा एच है, क्योंकि पैरेलल में नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब अगर डेल्टा जी, ध्यान से देखो, डेल्टा एच और डेल्टा एच की अगर मैं बात करता हूँ, कहने का मतलब अगर ये मेरा नेगेटिव है, ध्यान से देखो ना, ये मेरा नेगेटिव है, तो जो डेल्टा एच होगा वो भी नेगेटिव होगा, पर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बराबर दे रहा है ये। अगर डेल्टा एच, फिर से ध्यान से देखो, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा। और जो ये है ये आपका कभी कभी कंडीशन में चेंज आपको मिलता है, ये डेल्टा जी के अंदर आपका डेल्टा जी नेगेटिव भी होता है एंड पॉजिटिव भी होता है, ये याद रखना। ये आपको ऑलवेज नेगेटिव होगा, कंडीशंस याद रखना। अगर आपका याद रखना फिर आगे डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी अगर वो आपका पॉजिटिव है तो ये आपका डेल्टा एच जो रहेगा ना, डेल्टा एच वो आपका पॉजिटिव होगा। और ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आपका होगा। ये कभी कभी कंडीशंस याद रखना, ये कंडीशन आपको याद रखना, ये प्लस माइनस दोनों होगा। और लास्ट कंडीशन आपको मिल रहा है, अगर ये आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो फिर ये आपका याद रखना, ये भी एक कंडीशन है आपका, ये आपका नेगेटिव होगा और ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कंडीशंस याद रखना, भूलना नहीं आपको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा एच की बात करते हैं, ये एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक होता है, ये एंडोथर्मिक होता है और ये भी एंडोथर्मिक होता है। आगे की बात करें तो ये जो चीज़ होता है इसको स्पॉन्टेनियस बोलता है। ये जो रिएक्शन होता है ये वाला भी स्पॉन्टेनियस होता है। ये वाले की बात करेंगे तो ये जो रिएक्शन है ये वाला भी आपका स्पॉन्टेनियस है। और लास्ट वाले की बात करें तो ये है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये आप भूलना नहीं, आप कंडीशंस को याद रखना। ये कंडीशन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछता है, कंडीशन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। चलो।
अगले टॉपिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखते हैं और कुछ हमारा इस चैप्टर के अंदर कुछ बचा हुआ है क्या, तो कुछ बचा हुआ नहीं है। ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, बाकी इसके बाद न्यूमेरिकल बचे हैं, कुछ थर्मोकेमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए कल एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगा, ठीक है, और साथ में दोनों को डाल के क्लब करके आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है एक बार आप टेक्स्ट बुक रेफ़र करना, टेक्स्ट बुक रेफ़र करने के बाद भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करना, कमेंट करना, जैसी भी हो सके आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको बता दूँगा। एक टॉपिक है इसमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। थर्ड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स है ना, वो एंट्रोपी के बारे में ही बताता है। वो सीधा बोलता है कि किसी भी परफेक्टली ऑर्डर्ड मतलब सॉलिड का जो एंट्रोपी होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। एक बार उसको आप एक बार रेफ़र कर लेना, नहीं समझे तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।